को प्रेजेंट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू वेरी वेरी important issue related with the framing of curriculum as well as designing of your teaching learning process and evaluation procedure. That will be my today's talk will be based on designing of outcome based curriculum. So I'm going to share with you my PPT. प्रीति मैडम दिख रही है ना? Is it visible? Yes, madam. Now it is visible. Okay. Yeah. Okay. So my today's discussion will be based on outcome-based education, curriculum framework for UG and PG courses. As you all aware that University Grants Commission has given one curriculum framework based on outcome-based education. So I'm going to discuss this curriculum framework, keeping in mind the accreditation procedure as well as the UGC curriculum framework and the a new national education policy, which is very very important right now. We have to adopt in our higher education system. तो जो मैं आज का जो मेरा डिस्कशन होगा वो यही होगा कि हम अपने करिकुलम को यूजीसी की जो फ्रेमवर्क दी गई है उसके हिसाब से किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। उस डिजाइन की हुई फ्रेमवर्क के आधार पर हम अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज कैसे डिजाइन कर सकते हैं और उसी को बेस बना करके हम अपनी असेसमेंट स्ट्रैटेजीज को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। So, as I always believe in strong mind discuss ideas, average mind discuss events, and weak mind discuss people. So, as we all are teachers working in higher education, so let us discuss some ideas related with this designing of OBE-based curriculum framework. Because our ideas are the currency of our success, and it always separates us from our own competition. So, I'm going to discuss before you some sort of ideas which help you to develop or design your own curriculum और टू डिजाइन योर ओन आपकी खुद की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपके खुद के पाठ्यक्रम को निर्माण करने में ये आपको सहायता करेगा। तो जो मैं आज आपके साथ में इश्यूज डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ ए मॉड्यूल और प्रोग्राम। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस मैं आपके साथ टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, and then a new term which is coined nowadays very very important, that is outcome based approach. Then in that outcome based approach we have to design certain program outcomes. So I'm going to discuss with you कि program outcomes क्या होते हैं, program specific outcomes क्या होते हैं, graduate attributes क्या होते हैं, learning या course outcomes कैसे होते हैं, ये कैसे डिजाइन किया जाता है, then what are the procedure for outcome based accreditation and प्रोग्राम करिकुलम के कंपोनेंट भी हम लिटिल बिट डिस्कस करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है जब भी हम कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या जब भी हम इस तरह की बात करते हैं कि हम अपना कोई पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे या हम ये क्लासरूम में कोई चीज पढ़ाने जाएंगे या हम कोई असेसमेंट करने जाएंगे, तो ये तीनों प्रोसेस, बिकॉज एज अ टीचर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज your teaching your curriculum, your teaching learning process and your assessment procedure. So if you look at these three procedure in two different perspective, हम इनको दो दृष्टिकोण से देखें तो पहला तो है कि हम ये बात करें जो आज तक हम करते आए हैं वो है हमारी टीचर सेंटर्ड अप्रोच। नाउ लेट मी टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट डज इट मीन द टीचर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो यदि हम अपनी ट्रेडिशनल डिजाइन या मॉड्यूल डिजाइन करने की बात करें या कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करने की बात करें तो हमें एज ए टीचर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है। तो टीचर डिसाइड्स द कंटेंट, देन टीचर ओनली डिसाइड्स कि हम इस कंटेंट को, इस पर्टिकुलर कंटेंट को बच्चों को कैसे पढ़ाएं और फिर हम ही डिसाइड करते हैं कि हम उनको असेस कैसे करें। तो इस सारी प्रक्रिया में सबसे मेन फोकस पॉइंट कौन होता है? टीचर्स इनपुट एंड ऑन असेसमेंट। तो जो हमारा टीचर का जो इनपुट है वो इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है और उसके असेसमेंट प्रोसीजर हो रहा है। तो और इसमें इस प्रक्रिया में जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें कोर्स डिस्क्रिप्शन जो हम रेफर्ड करते हैं वो मेनली टू द कंटेंट ऑफ द कोर्स टू बी कवर्ड इन ए लेक्चर। तो अब हमारा फोकस क्या हो जाता है यहाँ पर, जब हम टीचर के दृष्टिकोण से देखते हैं ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच की तरह बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि मुझे आज के अपने लेक्चर में कितना कंटेंट, कौन सा पोर्शन ऑफ कंटेंट को कवर करना है और मैं इसको अपने तरीके से कैसे पढ़ाऊं। सो दिस आर द टू मेन फोकल पॉइंट होते हैं हमारे। जैसे यदि हम आज के लेक्चर की भी यदि मैं बात करूं तो मैं इसको दो दृष्टिकोण से देखती हूँ।
एक ये दृष्टिकोण होता है कि मैं ये तय करूं कि मैं आज आपको आउटकम बेस्ड एजुकेशन पढ़ाऊंगी और उसके आधार पर मैं ये समझूंगी कि आप आउटकम बेस्ड एजुकेशन को समझ गए हैं और मैं आपका एक टूल के थ्रू या एक असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू आपको जांच लूं कि आपने जाना कि नहीं जाना। दूसरी जो अप्रोच होती है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। So what does it mean? That if you are moving from a teacher centered approach to a student centered approach, तो यदि आजकल अंतरराष्ट्रीय ट्रेंड यदि आप देखेंगे तो इसका शिफ्ट कहाँ हुआ है, टीचर सेंटर्ड टू स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की तरफ मूव हो गया है और ये अप्रोच का हम नाम देते हैं आउटकम बेस्ड अप्रोच। तो इस जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है इसमें टीचर सेंट्रिक अप्रोच में फोकल पॉइंट क्या था, हम टीचर्स थे, लेकिन अब स्टूडेंट सेंटर फोकस में हमारा फोकल पॉइंट क्या है, it focuses on what the students are expected to be able to do at the end of module or program। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो अप्रोच है वो टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंट्रिक में गई और हमको ये तय करना है कि हमसे सीखने के बाद हमारे छात्र के क्या प्रक्रिया कर पाएगा, वो क्या चीज हमसे कर पाएगा या हमसे सीख पाएगा। देन ये जो स्टेटमेंट है कि व्हाट माय स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ मॉड्यूल या प्रोग्राम के बाद मेरे छात्र मुझसे क्या सीख पाएंगे, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, या हम सिंपल भाषा में कहें कि हम इसको लर्निंग आउटकम कहते हैं। So, basic tenement of a student-centered approach is it's not important what you teach or what we teach। ये important नहीं है कि हम क्या पढ़ाएं, ये important है कि it's what you learn, मतलब हमारे छात्र हमसे क्या सीखें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। As you all know that teaching is the only profession where टीचर की जो परफॉर्मेंस है वो किसके आधार पर जज होती है, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर जज होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दूं कि हम कई पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारी चीजें पढ़ाई और जब हमने टेस्ट लगाया, टेस्ट दिया, तो हमें मालूम पड़ा कि 90% स्टूडेंट उस टेस्ट में पास नहीं हो पाए या उनको ने बहुत ही पुअरली स्कोर किया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि वी बिलीव दैट कि टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज द ओनली प्रोफेशन वेयर आवर परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ आवर लर्नर। चाहे आप कितने भी अच्छे टीचर हों, कितने भी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि आपके छात्र आपसे सीख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अच्छे टीचर नहीं है। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। तो ये जो अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, इसको हम आउटकम बेस्ड अप्रोच कहते हैं। और ये आउटकम बेस्ड अप्रोच कोई बहुत नई नहीं है। 1960 और 1970 में सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया गया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस बिहेवियर को मॉडिफाई किया, को आउटकम का नाम दिया था, उनका नाम रॉबर्ट मेगर ने 1975 में प्रपोज द आइडिया ऑफ राइटिंग वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आउटकम्स कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का जो टर्म है उसको सबसे पहले किसने कॉइन किया था, रॉबर्ट मेगर ने 1975 में किया था। और यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस आउटकम, he attempted to define the types of learning, what would occur at the conclusion of instruction and how that learning would be assessed। तो इसी के आधार पर उन्होंने ये कहा था कि हम स्टूडेंट ने किस प्रकार से वो सीखा और हम हमारे पढ़ाने के बाद उसने किस प्रकार से वो सीखेगा और हम उसकी किस प्रकार से असेसमेंट कर पाएंगे, ये दोनों चीजें उसमें उन्होंने इंक्लूड की थी। और ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का जो टर्म था later developed into more precisely defined terminology, we call it learning outcome। So it is clear to all that the learning outcome is basically the term coined by Robert Megar in 1975. This was called instructional objectives. Later on, it is converted into learning outcomes. तो यदि आप आउटकम बेस्ड अप्रोच के बारे में समझना चाहेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि सबसे पहले यदि आपको कहीं पर भी जाना होता है तो सबसे पहले आपको ये तय करना होता है कि हमें कहाँ जाना है। यदि हम ये तय नहीं करते हैं तो हम अपने डेस्टिनी पर नहीं पहुंच सकते। तो इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, यू कांट गेट देयर। तो बहुत सीधी सी बात है कि आपको पढ़ाने के माध्यम से या आपकी जो करिकुलम है या आपका जो असेसमेंट स्ट्रैटेजी है उसके माध्यम से आप छात्रों में कौन सी कैपेबिलिटीज को विकसित करना चाहते हैं, और उन विकसित की हुई कैपेबिलिटीज को जब आपको पता होगा तो आप उसी के हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे, उसी के हिसाब से अपना करिकुलम को डिसाइड करेंगे, उसी के हिसाब से अपने असेसमेंट की स्ट्रैटेजीज को भी प्लान करेंगे। तो आउटकम बेस्ड इज बेसिकली tells us
it gives us the direction, it gives us the path on which we have to lead our students. तो यदि हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो ये बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट्स के साथ शुरू होता है कि ओबीए स्टार्ट्स विद ए क्लियर स्टेटमेंट ऑन व्हाट नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, मतलब कौन सा ज्ञान, कौन सी स्किल, अभियोग्यता और किस प्रकार का उनका एटीट्यूड द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट as having acquired on successful completion of a program of study. मतलब जब हमने जो एक प्रोग्राम ऑफ स्टडी के लिए दिया है या हमने कोई लेक्चर दिया है या हमने कोई पूरा का पूरा प्रोग्राम दिया है, तो वो जो भी हमारे बच्चों ने के अंदर जो ज्ञान का विकास हुआ, जो उनकी स्किल्स का विकास हुआ, जो उनके अंदर एटीट्यूडनल डेवलपमेंट हुआ, उसको हम क्लियरली मेजर कर पाएंगे. तो दीज ऑल आर द स्टेटेड एज प्रोग्राम. तो हम ये जो हम क्लियरली मेजरेबल जो आउटकम्स है उनको हम प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम बोल सकते हैं. प्रोग्राम वी कॉल पीएसओ एंड लर्निंग आउटकम दैट वी कॉल कोर्स लर्निंग आउटकम आल्सो, एंड आर these all are related with the vision, mission and program outcome, objective or program outcomes or we can call it objectives and program statements के साथ में रिलेटेड होते हैं. तो सबसे पहले यदि हमको प्रोग्राम आउटकम बेस्ड एजुकेशन को समझना होगा, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सर्टेन टर्मिनोलॉजी को भी समझें. तो इसमें जो कुछ शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला आपको विजन है, हर इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई विजन होगा, क्योंकि आजकल एज यू ऑल अवेयर दैट कि यूजीसी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन टू गो फॉर द NAAC accreditation as well as to adopt the national education policy and to follow the OBE framework in their curriculum designing and implementation. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको OBE जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है. तो एज यू ऑल अवेयर कि आपको सबको पता है कि जब भी हम कोई अक्रेडिटेशन प्रोसेस को जाते हैं या जब भी हम कोई इंस्टीट्यूशन की तरफ देखते हैं तो हमारे सामने कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे हर इंस्टीट्यूट का, हर यूनिवर्सिटी का, हर कोई भी जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं उसका एक विजन होता है, एक मिशन होता है. देन यू हैव ए प्रोग्राम आउटकम्स, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स एंड लर्निंग आउटकम्स. तो यदि हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करूं मैं, तो हमारे सामने 4 बेसिक क्वेश्चंस के ये आंसर करता है कि ओबीए एड्रेस द फॉलोइंग की क्वेश्चन, 4 प्रकार के प्रश्नों के ये हमको उत्तर देता है. पहला है कि व्हाट डू वी वांट द स्टूडेंट्स टू हैव और एबल टू डू. इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने छात्रों से क्या चाहते हैं, वो क्या कर पाए या उनमें कौन सी अभियोग्यता का विकास हो. दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विथ योर करिकुलम पार्ट, पाठ्यक्रम से संबंधित होता है. देन हाउ कैन वी बेस्ट हेल्प स्टूडेंट टू अचीव इट, जो हमने उसके लिए सोचा है, जो हमने उसके अंदर कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की बात की है, तो हम किस प्रक्रिया के द्वारा उस कैपेबिलिटीज को डेवलप करें. दैट मीन्स इट एड्रेसेस योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे उसकी प्रक्रिया के ऊपर ये फोकस करता है. उसके बाद तीसरा आता है कि हाउ विल वी नो वेदर द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड इट और नॉट, मतलब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे छात्रों ने मुझसे सीखा कि नहीं सीखा. दैट मीन्स आपके पास में कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज होना चाहिए जिससे आपको मालूम पड़े कि आपके छात्र आपसे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं. तो ऑफकोर्स हमारे लिए क्या होगा वो स्ट्रेटेजी, ऑफकोर्स वी हैव अवर असेसमेंट प्रोसीजर. तो ये एड्रेस करता है, हमारी असेसमेंट प्रोसीजर को भी एड्रेस करता है. दैट मीन्स हम कहते हैं कि हम छात्रों का मूल्यांकन कैसे करें, तो ये तीनों चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, पाठ्यक्रम का निर्माण और पाठ्यक्रम, उसके साथ साथ टीचिंग लर्निंग मतलब क्लासरूम कक्षा शिक्षण की अधिगम और कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया, प्लस ये एड्रेस कर रहा है इवेल्यूएशन मतलब मूल्यांकन की तकनीकी के ऊपर भी बात कर रहा है. देन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारा करिकुलम इफेक्टिव है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रभावी है या हमारी असेसमेंट स्ट्रेटेजी भी प्रभावी है. तो इट क्लोजेस द लूप. हाउ डू वी क्लोज द लूप फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट, मतलब कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम कैसे करें जिससे लगातार हमारी पाठ्यक्रम के अंदर अपग्रेडेशन हो सके, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो सके, हमारे असेसमेंट स्ट्रेटेजीज भी बेस्ट हो सके, जिससे हमारे स्टूडेंट मैक्सिमम उससे हमसे सीख पाए. दैट मीन्स अब वेरी सिंपल टारगेट ये होगा कि मेरे 100% छात्र मुझसे अच्छे तरीके से समझ पाए, सीख पाए, वो अपने जीवन में कुछ कैपेबिलिटीज को डेवलप कर पाए. तो इन दैट मैनर ओबीए आउटकम बेस्ड एजुकेशन ये चारों चीजों के ऊपर बात करता है. पहला है curriculum designing, then it talks about the teaching learning procedure, it talks about the
assessment strategies also, or feedback that we get it feedback from the learner, though we call it continuous quality improvement CQ high. Okay, so you look at this outcome based education की एक छोटी सी फ्रेमवर्क मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी इस स्क्रीन पर दिखाई देगी। सबसे पहले होता है लेट अस गो विद द हायर टू लोअर। तो सबसे पहले होता है स्टेक होल्डर्स मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। तो हर कॉलेज का अपना एक विजन, हर यूनिवर्सिटी का एक विजन होता है। उस विजन को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने मिशन स्टेटमेंट डिसाइड करते हैं। अ सिंपल एग्जाम्पल लो कि सपोज करो यदि किसी बच्ची की ये इच्छा है कि मैं आगे चल करके टीचर बनना चाहता हूँ, देन इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल, वी कॉल इट। बड़ा विजन है उसका कि वो पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो अपने या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। वॉट एवर यू डिसाइड योर गोल इन योर लाइफ, अकॉर्डिंगली यू टेक स्टेप्स। तो ये जो स्टेप्स हैं वो दैट इज कॉल्ड बेसिकली योर मिशन। देन उस मिशन को अचीव करने के लिए हमें कोई ना कोई कोर्सेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो जो कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज के थ्रू हमें कुछ कैपेबिलिटीज विकसित होंगी, वी कॉल इट प्रोग्राम आउटकम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव अ टर्मिनोलॉजी विजन, मिशन, प्रोग्राम आउटकम, देन वी हैव अ प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। नाउ व्हाट दिस प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, मतलब कोई भी यदि कॉलेज का आप एग्जाम्पल लेंगे तो आपके पास में बैचलर ऑफ साइंस बीएससी का प्रोग्राम चला रहे हैं, आप बीकॉम का प्रोग्राम चला रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, या आपका जो भी आप पाठ्यक्रम चला, जो भी आप कोर्स जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम चला रहे हैं, वो प्रोग्राम के द्वारा बच्चों के अंदर कौन सी क्षमताओं का विकास होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। अब कोई भी यदि मान लो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ बीए का प्रोग्राम है, ठीक है। तो बीए के प्रोग्राम में क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। वो कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे लैंग्वेज के कोर्सेज होंगे आपके पास में, उसके अलावा आपके पास में सर्टेन ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज होंगे, पॉलिटिकल साइंस होगा, सिविक्स होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, जो भी इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं वो सब सब्जेक्ट होंगे, प्लस लैंग्वेजेस भी उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। तो ये जो कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब प्रोग्राम के बाद आता है प्रोग्राम आउटकम, देन वी हैव ए मिशन एंड विजन, और इनके बीच में कंटिन्यूअस असेसमेंट चलता रहता है कि जो हमने लर्निंग आउटकम बनाए वो वाकई में अचीव हुए कि नहीं हुए, जो हमने प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम बनाए थे वो भी हमसे अचीव हुए कि नहीं, उनका भी असेसमेंट होता है। प्रोग्राम आउटकम्स जो हमने डिसाइड किए हैं उसका भी असेसमेंट होता है। देन हाउ वी हैव फ्रेम्ड आवर मिशन एंड विजन, वो भी उसका भी हम कंटिन्यूअस असेसमेंट करते हैं। एंड ये जो असेसमेंट की प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस क्वालिटी असेसमेंट, or we can say continuous quality improvement. Okay, is it clear for all of you? Can we move ahead? Fine. So if you look at the key, yeah, if you look at the outcome based education के key components की यदि मैं आपसे बात करूं, तो let us move from the lower to upper stage में चलते हैं हम। सबसे पहले यदि हम एज ए टीचर के रूप में देखेंगे तो हमारे सामने क्या होते हैं, हमारे सामने अलग अलग कोर्सेस होते हैं, जिसको हम पुराने समय में सब्जेक्ट्स बोलते थे, तो वो अभी जो आउटकम की भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्सेस बोलते हैं। तो कोर्सेस में क्या हुआ, जैसे आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आपके सामने एक इंग्लिश का कोर्स है, आप यदि हिस्ट्री के टीचर हैं तो आपके पास हिस्ट्री का कोर्स है, आप फिजिक्स के टीचर हैं तो आपका एक फिजिक्स का कोर्स होगा। ओके, आप यदि कोई और मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ्स का कोर्स होगा। तो जो भी जिस विषय के आप शिक्षक हैं वो विषय क्या कहलाता है, आपका कोर्सेस कहलाता है। ओके, देन ये जो हम कोई भी कोर्सेस मिलकर के क्या बनता है, हमारा प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम मतलब जिसको हम पुरानी भाषा में पाठ्यक्रम बोला करते थे, कि हमने बीए के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, मतलब हमारे पास क्या है, बीए के प्रोग्राम में हमने प्रवेश लिया है। अब बीए के प्रोग्राम में यदि आपने प्रवेश लिया है तो बीए के लिए आपके पास में कौन कौन से कोर्सेज होना चाहिए, जैसे सभी को पता है कि बीए के ग्रेजुएट होने के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएट होने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके पास भाषाओं का होना चाहिए, 2 या 3 लैंग्वेज उसके पास होना चाहिए, वो कंपलसरी है। प्लस उसके पास में इन्वायरमेंट के बारे में कंपलसरी कुछ कंपलसरी कोर्सेज होंगे, कुछ कोर्सेज उसके पास में चॉइसेस होंगी कि वो हिस्ट्री ले, सिविक्स ले, ज्योग्राफी ले, पॉलिटिकल साइंस ले, या जो भी विषय ले। साइंस के अंदर है तो वो मैथमेटिकल साइंसेस ले सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकता है, यदि वो बायोलॉजिकल साइंसेस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकता है, बायोटेक्नोलॉजी, वॉट एवर डिफरेंट कोर्सेज जो है वो उसको ऑप्ट कर सकता है। और ये सब कोर्सेज मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। और उस प्रोग्राम के द्वारा इन कोर्सेज को पढ़ने के बाद छात्र में कौन कौन सी अभियोग्यताओं का विकास होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। बहुत सीधी सी बात है कि यदि कोई बच्चा आपके सामने कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट,
उस छात्र से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कैन एनीवन विल बी एबल टू आंसर मी? क्या मुझे कोई उत्तर बता सकता है कि कोई यदि छात्र मेरे सामने ये कहता है कि मैं बीए करा हुआ हूँ, मैंने बीए किया है, आपकी उससे क्या एक्सपेक्टेशन होंगी? I just need an interactive session, you know. It's very boring to talk to the screen. Yes, please. That he is literate, he can read, write. He Yeah. can. He will be able, yes, he will be able ये to के सारे read and- सब्जेक्ट का नॉलेज उसको आ गया है, ये हम समझ लेंगे। हाँ, सारे सब्जेक्ट क्या हम ये माने कि बीए वाला बच्चा है तो हमारी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होंगी कि वो ग्रेजुएट है। तो जैसे अभी मुझे सर ने बताया कि वो अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएगा। Am I right? और क्या होना चाहिए उसमें? मैडम उसके पास एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए Okay, सोसाइटी को डील that means- करने के। फाइन। देखिए आप दो चीजें बात कर रहे हैं मुझसे कि एक तो उसको सोसाइटी के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब वो सोशली कॉन्शियस होना चाहिए, am I right? देन एक ये कह रहे हैं कि जो उसने विषय पढ़ा है उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए। दैट मीन्स हम ये क्या समझे कि उसके पास में नॉलेज होना चाहिए, जो भी विषय उसने पढ़ा है वो नॉलेज होना चाहिए उस विषय का। उसके साथ साथ उस विषय के नॉलेज को वो दूसरों को कम्युनिकेट, उसमें कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटीज होना चाहिए। उसके साथ साथ उसके प्रति सोसाइटी की भी उसके अवेयरनेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मैम उसका विजन क्लियर होना चाहिए एट दैट स्टेज। व्हाट डू यू मीन बाय विजन? विजन और मैम What do you एम mean? ऑब्जेक्टिव्स होती है लाइफ में अचीव करने की। yeah, that means what he wants to do for future, उसके फ्यूचर के प्रति Yes. उसके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? फ्यूचर के प्रति अवेयरनेस होना मतलब क्या होना चाहिए? वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होगा, तभी वो अपने फ्यूचर को क्रिएट कर पाएगा प्रॉपरली। एम आई राइट? है ना? और बताइए, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस पर पढ़ रहा है तो राइट टू वोट एकदम सिंपल। फाइन, बिल्कुल सही है। मतलब उसने जो विषय पढ़ा है उसका उसको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए। तीसरा, दैट मीन्स उसके अंदर स्किल्स भी होना चाहिए। यस प्लीज बोलिए। और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी यस की तरफ। ही शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ये सब क्या है? ये सब एक ग्रेजुएट के एट्रीब्यूट्स कहते हैं हम इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट एट्रीब्यूट। अब ये क्वालिटी कब डेवलप होगी? जब आप विभिन्न विषयों को पढ़ाएंगे, उन विषयों को पढ़ने के बाद उसमें एटीट्यूड भी डेवलप होगा, उसमें उसका ज्ञान का भी विकास होगा, प्लस उसके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। तो नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड सब मिलकर के हम क्या बनाते हैं? ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बनते हैं। मतलब एक ग्रेजुएट होने के अंदर एक ग्रेजुएट में जो क्वालिटीज होना चाहिए वो क्वालिटीज हमारी प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम बनाने का आधार होता है। मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक टीम में काम करने, जैसे सोशली कॉन्शियस होना चाहिए, टीम के रूप में काम करने की उसकी कैपेबिलिटीज होना चाहिए, वो एक लीडरशिप की उसमें क्वालिटी होना चाहिए। ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, उसको अपनी बात कहते आना चाहिए। उसके अंदर आगे बढ़ने की, सीखने की, अपने उद्देश्य को पाने की क्षमता होना चाहिए, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सारी के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट्स कब डेवलप होंगे? वो एट्रीब्यूट्स जब डेवलप होंगे जब हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को इस प्रकार से डिजाइन करें जिससे हम अपने जो प्रोग्राम है, जैसे बीएससी है, मान लो, लेट अस टेक वन एग्जांपल कि कोई बच्चा कहता है कि मैं बीएससी बायोलॉजी करके आया हूँ आपके सामने। यू मे एक्सपेक्ट कि उसके पास में जो बायोलॉजी विषय उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, उसको अपनी प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? ये सारे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं। वो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स के ऊपर के बेसिस पर आप क्या बनाते हैं? आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स डिजाइन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है प्रोग्राम आउटकम्स। अब ये प्रोग्राम आउटकम्स क्या है? प्रोग्राम आउटकम्स का मतलब होता है कि जो बच्चा आज ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट होने के बाद 2-3 साल में वो क्या करेगा? ही विल गो टू वर्क प्लेस, वो कहीं ना कहीं काम करेगा। और वो जब काम करने जाएगा तो काम करने के बाद 2-3 साल काम करने के बाद वो कौन कौन सी क्वालिटीज अपनी डिपिक्ट कर पाएगा, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं कि वो एक अच्छा लीडर होगा, वो एक उसमें अच्छी टीम वर्क होगा। तो ये सब क्या है? वो कब अचीव कर पाएगा? आफ्टर ग्रेजुएशन, 2-3 years आफ्टर ग्रेजुएशन उसमें कौन कौन सी कैपेबिलिटीज आपके प्रोग्राम के थ्रू डेवलप हुई है, दैट इज कॉल्ड योर प्रोग्राम आउटकम, राइट? कोर्स आउटकम इमीडिएटली
after completion of a course, program specific outcomes immediately after carrying out the complete program, ग्रेजुएट होने के बाद और ग्रेजुएट होने के 2-3 साल के बाद में जो उसमें कैपेबिलिटीज आपके सामने डिपिक्ट होंगी वो आपकी कहलाती है प्रोग्राम आउटकम। उसके बाद एक टर्म आता है मिशन। तो ये जो आपने प्रोग्राम आउटकम्स बनाए कि भाई यदि मैंने एक प्रोग्राम आउटकम बनाया कि जो मेरे ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो सोसाइटी को कुछ अच्छा दे पाएंगे, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होंगे, तो ये सब क्या है, ये सब वो उनकी वो टीम में काम कर पाएंगे, तो ये सब क्या है, ये मेरे प्रोग्राम आउटकम्स है कि जो मेरे यहाँ से ग्रेजुएट है उसमें ये सब कैपेबिलिटीज हैं, उसमें ये नॉलेज है, उसमें ये एटीट्यूड है, ये स्किल्स हैं। और फिर आता है मिशन, तो मतलब और देन विजन। तो विजन मतलब एक लेट अस टेक वन एग्जांपल कि भाई मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है या मेरी जो यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द टॉप मोस्ट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होए, जिसके थ्रू जिसके जो है मान लो कोई मैनेजमेंट कॉलेज है तो वो कॉलेज चाहता है कि वो बहुत अच्छे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स डेवलप करना चाहता है आने वाले समय में। तो वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स कैसे डेवलप होंगे, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज डिजाइन करनी होगी। वी कॉल इट मिशन एंड देन विजन। Okay, so in that way, these all are the key constituent of outcome-based education है vision, mission, program outcomes, program specific outcome and course outcome. Program specific outcomes is always combined with the, is always linked with the graduate attributes. Okay, now अब मैं एक नॉर्मल बात करती हूँ कि OBE फ्रेमवर्क किस प्रकार से काम करता है। तो जैसे हमने देखा हमारे पास में एक विजन है, एक मिशन है, उस विजन को अचीव करने के लिए हमारे पास विजन है, विजन को अचीव करने के लिए हमारे पास मिशन है, देन प्रोग्राम आउटकम्स हैं, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स हैं, कोर्स एंड लर्निंग आउटकम्स हैं। ये सब किसके थ्रू बनेंगे, ये बनते हैं हमारे इसके अलग प्रोसीजर के थ्रू हम अडॉप्ट करते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, सोसाइटी पीपल हैं, उनके फीडबैक के आधार पर हम अपने आउटकम्स डिजाइन करते हैं। प्लस फिर उसके आधार पर हम इन आउटकम्स के आधार पर हम अपने सिलेबस को डिजाइन करते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी डिजाइन करते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज भी डिजाइन करते हैं, असेसमेंट टूल्स भी डिजाइन करते हैं। और ये इन्हीं असेसमेंट टूल्स के बेसिस पर हम कोर्सेज का असेसमेंट करते हैं, प्रोग्राम का असेसमेंट करते हैं एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट भी करते हैं, जिसको हम एक्रेडिटेशन की प्रोसेस करते हैं। तो ये सब क्या है, ये कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की फ्रेमवर्क है। वी कॉल इट आउटकम बेस्ड एजुकेशन framework. Though you can see this is a different terminology, but it is the procedure, ये वही प्रक्रिया है जो हम अपनी डे टू डे इंस्टीट्यूशन में करते हैं, केवल उसको एक डिफाइंड टर्मिनोलॉजी के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आउटकम बेस्ड एजुकेशन में एज ए टीचर हमको 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, दैट इज कोर्स आउटकम, वी कॉल इट लर्निंग आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये विजन एंड मिशन क्या होता है और इसको किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। क्योंकि एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूट के लीडर और एज ए स्टेक होल्डर ऑफ द इंस्टीट्यूट, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट विजन इज एंड हाउ टू क्रिएट अ मिशन स्टेटमेंट। ओके, सो व्हाट विजन, vision is a futuristic statement that the institution department would like to achieve over a long period of time. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बच्चे को यदि टीचर बनना है या कोई बच्चे को यदि डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगा, वो इसका एक लॉन्ग टर्म गोल होगा और उस लॉन्ग टर्म गोल करने के लिए वो क्या करेगा, उस अचीव करने के लिए उसको ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको वो अचीव कर पाएगा। तो इसी तरीके से एक इंस्टीट्यूट का जो विजन होता है वो एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट होता है जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी डिपार्टमेंट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको अचीव कर पाएगा। ओके, देन मिशन स्टेटमेंट क्या है, मिशन स्टेटमेंट्स आर इसेंशियली द मीन्स टू अचीव दैट विजन। मतलब मिशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिन वो स्टेप्स होती हैं जिनके थ्रू अपन अपने विजन को अचीव कर पाए। तो एक लेट अस टेक वन एग्जांपल, इसको बहुत क्लियर करने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे यदि कोई मैनेजमेंट प्रोफेशनल कॉलेज है तो उसने एक विजन दिया है, या कोई डिपार्टमेंट है जो मैनेजमेंट का कोर्स चलाता है तो एक विजन उसने बनाया कि क्रिएट हाई क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इंस्टीट्यूट है वांट टू बिकम वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, वांट्स टू क्रिएट हाई क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल। अब हाई क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स बनाना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसका मिशन क्या होगा, he should offer a well balanced program of instruction related with the management,
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उसको, क्योंकि हमको क्या करना है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनाना है। तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बैलेंस बनाना होगा जिसमें वॉट एवर द रिक्वायरमेंट फॉर ए फ्यूचर मैनेजमेंट प्रोफेशनल की वो सारे इंस्ट्रक्शंस और वो सारे प्रोग्राम्स उसमें होना चाहिए। उस मैनेजर को एक हम पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिकल एक्सपोजर, मतलब इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री विजिट, ये सब की अपॉर्चुनिटी, दैन उसकी पर्सनालिटी को भी, एक मैनेजर की एक क्वालिटी पर्सनालिटी होगी तभी वो सक्सेसफुल मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन पाएगा। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हमको उसके प्रयास करना होगा। So this is a vision, and how to achieve that vision, we have to create certain mission statement. Okay. Now, vision statement क्या है? Is dream of where one wants the institute to be and inspired all the stakeholders. इसका मतलब क्या हुआ कि vision statement वो statement है जो कि ड्रीम है, और वो इंस्टीट्यूट का एक ड्रीम है, और वो जो ड्रीम है वो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो कम्युनिटी पीपल हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, जो भी हों, जिनके जो इंस्टीट्यूट के साथ लिंक है, उन सबको इंस्पायर करना वाला होना चाहिए। इट शुड बी रिटन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि विजन स्टेटमेंट शुड बी रिटन इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, इजी टू कम्युनिकेट, जो हम दूसरों को बता पाए, एंड शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स विद प्रेजेंट नियर फ्यूचर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में यदि आप विजन स्टेटमेंट बताएंगे तो वो बाकी लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाएगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। तो हमको जो अपना विजन स्टेटमेंट बनाना है वो बहुत ही साधारण सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, जो बाकी लोगों को समझ में आए, वो उनको कम्युनिकेट हम कर पाए, और वो विजन स्टेटमेंट हमारे इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव को या हमारे इंस्टीट्यूट के फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर पाए। मिशन स्टेटमेंट क्या है? दे आर द एक्शनेबल स्टेटमेंट दैट गाइड द स्टेक होल्डर्स टू एक्ट। हमने जो विजन स्टेटमेंट बनाया है उस विजन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए स्टेक होल्डर्स को कोई एक्शन लेना पड़ेगी, तो वो स्टेटमेंट है जो कि स्टेक होल्डर्स को एक्ट करने के लिए मोटिवेट करें। तो मिशन स्टेटमेंट्स आर द एक्शनेबल स्टेटमेंट दैट गाइड द स्टेक होल्डर्स टू एक्ट। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ आई विल फॉर्मुलेट अ विजन एंड विजन स्टेटमेंट, क्योंकि कभी तक हमको ऐसा लगता था कि विजन बनाने का काम तो मैनेजमेंट का है, वो डिसाइड करेंगे। नो, this is not the work of management only, this is the work of all stakeholders। तो जब भी आपको अपने इंस्टीट्यूट में, जिस भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट के विजन को डिसाइड करने के लिए हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो उससे रिलेटेड टीचर्स हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, या मैनेजमेंट के पीपल हो, या जो भी उसके गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हो, प्लस रिलेटेड जो कम्युनिटी पीपल हैं वो भी उसके अंदर एक स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इन सब का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो व्हेन यू हैव टू फॉर्मुलेट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ऑलवेज फॉलो बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब ऑलवेज फॉलो फ्रॉम द सबसे लोअर लेवल से लेकर के हमको ऊपर की तरफ जाना होता है। लाइक लोअर लेवल पे कौन है? जो आर स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि आपके स्टूडेंट हैं, आपके टीचर्स हैं, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है, आपका एडमिन स्टाफ है, इससे लेकर के हमको शुरुआत करना होती है। एंड वी शुड ऑलवेज इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑल स्टेक होल्डर्स का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो सोसाइटी, क्योंकि व्हाट इज इंस्टीट्यूट इज ए मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। तो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के पीपल भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। वो जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। जिन आपके स्टूडेंट जिन इंडस्ट्रीज में जा रहे एम्प्लॉयर जो है वो भी आपके इंस्टीट्यूट के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो इन सब लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है व्हेन यू फ्रेम योर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। देन देयर मस्ट बी अ डिस्कशन बिटवीन दिस ऑल स्टेक होल्डर्स। इन सब के बीच में डिस्कशन होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होना चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमको गैप एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट दिस गैप एनालिसिस और व्हाट दिस स्वॉट एनालिसिस, मतलब आज हम कहाँ पर हैं और अगले 5 साल या 10 साल में हमको कहाँ पहुंचना है। तो हमको अपनी कमियां भी पता होना चाहिए, हमको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होना चाहिए। देन हमारे इंस्टीट्यूट के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो भी हमको, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी है, तभी हम सही रूप से स्वॉट एनालिसिस कर पाएंगे। देन व्हाट आर द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, तुरंत करने वाले कौन से गोल्स हैं और लंबे समय में अचीव होने वाले गोल्स कौन कौन से हैं। कि जैसे यदि आज ही मुझे अपने इंस्टीट्यूट में कोई सुधार करना है तो मुझे कौन से एक्शंस करना होंगी और इन सारे एक्शंस को कब तक करना है जिससे एक लॉन्ग टर्म गोल हमारे सामने अचीव हो पाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ में देती हूँ
एक गोवा का एक छोटा सा एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ कि एक गोवा में एक इंस्टीट्यूट था और वो जो है कुछ दिनों तक बहुत अच्छे उनके फार्मेसी का कोर्सेज चला रहे थे वो, और वो बहुत अच्छा उनका इंस्टीट्यूट चल रहा था। वो थोड़ा सा सिटी से दूर था। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, एक नया फार्मेसी का इंस्टीट्यूट खुला और वो इंस्टीट्यूट सिटी के अंदर था ना। अब एज ए टीचर आप सभी समझ सकते हैं कि जो सिटी के नियर बाई कॉलेज होगा उसमें एडमिशन की संख्या बढ़ने लगी। देन जो पुराना इंस्टीट्यूट था उसके सामने एक प्रॉब्लम हुई कि जब हमारे पास में इनटेक ही नहीं है, जब इनपुट ही नहीं है, तो हम टीचर्स को कैसे उसमें मेंटेन कर पाए, ये सारी समस्या हुई। तो टीचर्स ने मिलकर के सबने बहुत तेजी से ये सब चीजों के बारे में सोचा। सब लोगों ने आपस में डिस्कशन किया एंड दे विजिट टू द सोसाइटी। वो सोसाइटी में गए, लोग नियर बाई लोकल इंडस्ट्रीज में गए, और इंडस्ट्रीज में जाने के बाद उनको समझ में आया कि यस they need a professionals which is expert in the pharmaceutical chemistry और pharma engineering में उनको expert होना चाहिए। Now what they did, उस इंस्टीट्यूट ने फिर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया और वो कोर्स उन्होंने लॉन्च किया। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, चूंकि उनके इंडस्ट्रियल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने उन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किए थे, तो डेफिनेटली उनके इनपुट बढ़ने लगे और धीरे धीरे वो कोर्स आज सारी जो है यूनिवर्सिटी ने वो कोर्स अडॉप्ट किया और एक फार्मा केमिस्ट्री करके एक नया कोर्स और शुरू हुआ है। तो इस तरीके से जो है हम यदि आपस में डिस्कशन करते हैं, हम अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें उसके ऊपर बात करते हैं, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स द इंस्टीट्यूट एंड टू अचीव द इमीडिएट गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आल्सो। देन इवॉल्व विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन। हमेशा इस डिस्कशन के बेसिस पर अपने को हमारा अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट को इवॉल्व करना चाहिए एंड वी शुड हैव अ स्ट्रेटेजिक प्लान कि आज हम यहाँ पर ये विजन स्टेटमेंट बनाया है 5 साल के लिए, तो 5 साल में हम उस विजन और मिशन को किस प्रकार, उस विजन तक कैसे पहुंचेंगे, हम 5 साल में उस स्टॉप तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान भी डिजाइन करना बहुत जरूरी होता है। ओके नाउ, तो ये तो मैंने जो आपके साथ में डिस्कशन किया, दैट वाज रिलेटेड विथ योर डिजाइनिंग ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। नाउ ये जो विजन और मिशन स्टेटमेंट है ये किस लेवल पर होता है, डिपार्टमेंटल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल की होता है, जिसमें जितने भी आप प्रोग्राम्स चला रहे हैं उन सब प्रोग्राम्स का जो है मेन एम फोकस क्या है, मेन जो आउटपुट क्या होगा उसके ऊपर बेस्ड होता है। अब ये जो सारे प्रोग्राम, उसके बाद आता है टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम आउटकम। तो प्रोग्राम आउटकम्स क्या है, दे आर द लॉन्ग टर्म गोल्स 3 years or more after graduation or post graduation describing expected achievements of graduate or post graduates in their career। तो यदि जो इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे पढ़ने के बाद, हमारे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने के बाद 3 या 4 साल के अंदर वो बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप होंगी, वो किस प्रकार से अपने करियर में परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए हमको किससे कंसल्ट करना होगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू, व्हाइल फ्रेमिंग दिस प्रोग्राम आउटकम यू हैव टू कंसल्ट किससे, अलुमनी से आपको कंसल्ट करना चाहिए, आपके एम्प्लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि गोवा के अंदर उन्होंने अपने जो गोवा के आसपास जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी उससे उन्होंने कंसल्ट किया, तो इस तरीके से वो उनसे उनको इनपुट मिले। और एलुमनी जो पास आउट होकर के गए हैं वो भी आपको इनपुट देते हैं कि भाई हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर काम करने के बाद में हमें ये कैपेबिलिटीज हमने बाद में सीखी या हमको इंस्टीट्यूट से इन सब कैपेबिलिटीज से फायदा हुआ। तो इस तरीके से एलुमनी, एम्प्लॉयर्स और सोसाइटी पीपल के जो फीडबैक है वो हमको अपने प्रोग्राम आउटकम्स डिजाइन करने में बहुत मदद करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोग्राम आउटकम का। टू डेवलप, suppose करो we have a one program outcome to develop competent teachers and professionals to support secondary education sector। Since I am a teacher education, तो मैंने एक अपना बनाया है कि मैं वो अपना इस तरीके के टीचर्स को डेवलप करूं, इस तरीके के प्रोफेशनल्स को डेवलप करूं जो कि सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर को सपोर्ट कर सकें, जो आने वाले समय में सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे। तो यदि मुझे सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर के टीचर्स को डेवलप करना है तो ऑफ कोर्स मुझे अपने प्रोग्राम में उस तरीके की कैपेबिलिटीज उनमें डेवलप करना जरूरी होता है। तो ये हमारा हुआ प्रोग्राम आउटकम्स। ओके, देन बेसिकली प्रोग्राम आउटकम्स क्या है, प्रोग्राम आउटकम्स आर ब्रॉड स्टेटमेंट है that describe the career and professional accomplishments that the program is preparing the graduates to achieve। मतलब क्या हुआ कि वो प्रोफेशनल क्वालिटीज हैं जो कि हम ग्रेजुएट्स में डेवलप कर रहे हैं अपने वेरियस प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो जो यदि हमको प्रोग्राम आउटकम्स लिखना है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस को हमको फॉलो करना होता है कि PO शुड बी कंसिस्टेंट विद द मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो आपके प्रोग्राम आउटकम्स है वो किसके साथ लिंक होना चाहिए, आपके जो इंस्टीट्यूट के मिशन है उसके साथ में कंसिस्टेंट होना चाहिए।
फिर नंबर ऑफ पीओज शुड बी मैनेजेबल, बहुत सारे पीओज नहीं बनाए, इट शुड बी नॉट मोर देन 5-6 पीओज होना चाहिए जो कि हमसे मैनेज हो सके। पीओज शुड बी अचीवेबल बाय द प्रोग्राम, हम जो भी प्रोग्राम आउटकम्स बना रहे हैं वो किसके थ्रू हमको अचीव करना है, थ्रू अवर प्रोग्राम्स। तो हम जो भी प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उसके थ्रू हमारे पीओज अचीव होना चाहिए। पीओज शुड बी स्पेसिफिक टू द प्रोग्राम एंड नॉट टू ब्रॉड, बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, जो जो आप प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपके स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटी आएंगी वो आपके डिपिक्ट करना चाहिए, बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए। पीओ शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, जो आपकी कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी नीड क्या है, आने वाले समय में आपके बच्चों में कौन कौन सी क्वालिटी डेवलप होना चाहिए, उनकी नीड क्या है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगी, फ्यूचर इंडस्ट्री नीड क्या, कंस्टिट्यूएंसीज मतलब वो कहाँ आपके एम्प्लॉय बच्चे कौन सी जगह पर जाकर के नौकरी करेंगे, वो कौन से तरीके का व्यवसाय अपनाएंगे, उनमें कौन सी क्वालिटीज होंगी जो उनके फ्यूचर में उनको मदद करेंगी। तो ये जो है जो उनकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को, आप किस एरिया में काम करते हैं, आपका इंस्टीट्यूट किस एरिया में लोकेट है, आपके मैक्सिमम बच्चे कहाँ प्लेस हो सकते हैं, उस प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पर हमको अपने ग्रेजुएट्स को प्रिपेयर करना है। तो अपने प्रोग्राम को उस तरीके से डिजाइन करना है और अपने ग्रेजुएट्स में वो क्वालिटी हमको डेवलप करवाना है। अभी आपने एक बात सुनी होगी कि इंडिया में जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं 90% डू नॉट हैव एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट सब लोगों के सामने दिया जाता है कि आज के ग्रेजुएट्स फालतू हैं, उनको कुछ नहीं आता। अब ये क्या हुआ, व्हाट डज इट इंडिकेट कि आप, और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ क्योंकि आई एम रनिंग अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो मेरे पास में हर साल सेवरल schools and educational institutions are giving their requirement, they need quality teachers, और वो हर साल मेरे पास में अपने लेकर के आते हैं और वो मेरे कैंपस में भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनकी 100% रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती। केवल हमारे जो ग्रेजुएट्स उसमें से 10-20% ग्रेजुएट्स उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये केवल मेरे इंस्टीट्यूट की बात नहीं, ये सारे इंस्टीट्यूट की यही हालत है। अब इसका रीजन क्या है, यदि आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो स्कूल के टीचर के अपॉइंटमेंट की जो रिक्विजिट है वो क्या मेरे स्टूडेंट वो रिक्विजिट को फुलफिल कर रहे हैं। जो बच्चे फुलफिल कर पाते हैं वो तो उसमें इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं, बाकी नहीं हो पाते हैं। तो जो नहीं हो पा रहे हैं उनमें कौन सी क्वालिटीज कम रह गई हैं, कौन सी चीजों की उसमें कमी रह गई है, वो कमियों को यदि हम जान करके अपने प्रोग्राम में वो चीजें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी और हम अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट को, उनकी आने वाले फ्यूचर रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर पाएंगे। ओके, तो अब एक छोटा सा मैं आपके सामने प्रोग्राम आउटकम्स जो हमको बनाना है, जो कि व्हाट प्रोग्राम आउटकम मींस, एनीवन कैन गिव मी आंसर। प्रोग्राम आउटकम का मतलब क्या हुआ? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am, you are audible. यस, तो माय क्वेश्चन टू यू कि प्रोग्राम आउटकम्स क्या हैं? एनीवन? बिकॉज आई डिस्कस्ड एट लेंथ अबाउट द प्रोग्राम आउटकम। यस प्लीज। ये प्रोग्राम से क्या एक्सपेक्टेड है मैम, मतलब स्टूडेंट के अंदर? ओके, प्रोग्राम आउटकम्स का मतलब क्या हुआ, कब अचीव हो पाएंगे ये, इमीडिएटली या कब होंगे? लॉन्ग टर्म में पूरा लॉन्ग टर्म में, कितने दिन के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद? 2 या 3 साल बाद। हाँ, 2 या 3 साल बाद जब वो काम करने लगेगा तो वो कौन सी क्वालिटी उसमें डिपिक्ट होंगी, वो क्या परफॉर्म कर पाएगा, उसके बारे में हमारा आउटकम्स होते हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ सैंपल प्रोग्राम आउटकम्स बता रही हूँ कि ग्रेजुएट विल कॉम्पीट ऑन ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू परस्यू देयर प्रोफेशनल करियर इन फिजिकल साइंसेज एंड अलाइड डिसिप्लिन। ये क्या दिखाता है, ये प्रोग्राम आउटकम क्या बता रहा है आपको? कैन एनीवन गिव मी आंसर? हिंदी में बताऊं, हमारे जो छात्र जो इस इंस्टीट्यूट से पास होने वाले जो छात्र हैं वो वैश्विक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना प्रोफेशनल करियर बना सकेंगे फिजिकल साइंस और अलाइड डिसिप्लिन में। इसका मतलब क्या हुआ? कैन एनीवन गिव मी आंसर? यस प्लीज। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आउटकम बनाना पड़ेगा इसके लिए, जो ग्लोबली में सपोर्ट करे स्टूडेंट्स को।
दैट ग्लोबली मीन्स हमारे छात्र, हमारे प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है उसको, उस नीड को फुलफिल कर फुलफिल करे। सके। यस। फिर कौन से डिसिप्लिन में होंगे? फिजिकल साइंसेस, मतलब फिजिक्स मैथ्स वाले जो हैं उससे संबंधित डिसिप्लिन के ऊपर हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो वो प्रोग्राम से पास होने वाले बच्चे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कॉम्पीट कर पाए, मतलब उनमें वो कॉम्पिटेंसीज होंगी जो कि ग्लोबली रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं। Next, let us take second example. Graduates will pursue higher education or engage in continuous upgradation for their professional skills. इसका मतलब क्या हुआ? स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम हाँ, ग्रेजुएट लेवल पे देखिए इनके शब्दों का आउटकम मतलब पे समझिए। इन्वॉल्व। यस, राइट। इनके शब्दों का मतलब समझिए कि ग्रेजुएट विल परसू हायर एजुकेशन, मतलब हमसे पास होने के बाद वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो और अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए और हायर एजुकेशन में या तो प्रवेश करेंगे या एडमिशन लेंगे, और वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होंगे। वो अपने आप को कंटिन्यूस अपग्रेडेशन के लिए, अपनी जो उनकी प्रोफेशनल स्किल्स है उसको वो कंटिन्यूस अपग्रेड करने के लिए प्रेरित होंगे, या उनमें वो क्वालिटी है जिससे वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को लगातार अपग्रेड कर पाएंगे। ठीक है। देन graduates will communicate effectively and will demonstrate professional behavior while working in diverse team. Now what does it mean? जितने भी ग्रेजुएट्स कि जो जाएंगे, हमारे इंस्टीट्यूट, यस बोलिए बोलिए प्लीज। जो हमारे इंस्टीट्यूट से जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे उनमें प्रोफेशनली और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगा, जो ग्लोबली सपोर्ट करेगा ग्लोबल इन्वायरमेंट को लेकर, या अपने Very nice. सोसाइटी या को लेके, नेशनल बिल्डअप को लेके। फाइन, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, देन उनमें प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, वो टीम में काम कर सके, टीम लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, देन टीम वर्क उनके अंदर होना चाहिए कि वो एक टीम में काम कर सके। तो ये सब काम कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए हमारे जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं उनमें उन सब की हमारी अपॉर्चुनिटी जब हम देंगे, तभी वो हमसे पास होने के बाद 2-3 साल में ये क्वालिटीज उनमें दिखाई देंगी। देन ग्रेजुएट्स विल डेमोन्स्ट्रेट कंसर्न फॉर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी एक हमारा हो सकता है। जैसे आप सभी ने बोला कि वो सोशली कॉन्शियस होना चाहिए, उनको अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, तो दे हैव टू inculcate such type of courses, such type of activities through which we can develop concern for society के लिए concern होना चाहिए और environmental conscious भी वो हो पाए। ये सारी चीजें हमको उनको सिखाना पड़ेंगी ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू, तभी उनमें वो क्वालिटी डेवलप हो पाएंगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम आउटकम्स, जो कि ग्रेजुएट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद 3-4 साल में ये क्वालिटी हमारे बच्चों में है। इन क्वालिटीज को, वो बच्चों की वो क्वालिटी हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू डेवलप की है, वो डिपिक्ट करता है। ओके, एक और एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ ह्यूमैनिटीज का। कई बार टीचर्स ऐसे कहते हैं कि हम तो ह्यूमैनिटीज के प्रोफेशनल्स हैं, हमको हमारे बच्चों में क्या होना चाहिए। तो एक एग्जांपल है, ग्रेजुएट्स विल प्रैक्टिस प्रोफेशनल स्किल्स इन वर्क प्लेस, लाइक इंडस्ट्री में काम करेंगे, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, और दे मे वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर फॉर सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर। मतलब जो हमारे ह्यूमैनिटीज के ग्रेजुएट्स हैं वो या तो इंडस्ट्री में काम करेंगे या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या खुद एंटरप्रेन्योर बने, पर वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर को डेवलप कर पाएंगे। देन दे विल बी एबल टू परसू हायर एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब दे शुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, और वो उसमें आगे भी पढ़ाई कर सकेंगे या लाइफ लॉन्ग लर्नर बन पाएंगे। देन दे विल बी एबल टू एग्जिबिट लीडरशिप क्वालिटीज with demonstrable attributes in lifelong learning to contribute to the societal needs. समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से वो अपने आप को contribute कर पाएंगे। They may be social conscious, they may be environmental conscious, they have a right attitude, they have a right leadership quality, they have a right team capabilities also. तो ये जो है we expect from a humanities graduate. Okay, right? Now उसके बाद जो आता है वो आता है program specific outcome. Now what is this program specific outcome? Program outcome मतलब after graduation 2-3 years. Program specific outcome मतलब immediately after completion of the program. So program specific outcomes are a statement about the
knowledge, skill and attitude. We call it attributes the graduate of a program should have. मतलब हमसे जो ग्रेजुएट हुआ है उसमें कौन सा ज्ञान है, किस प्रकार के उसमें स्किल्स डेवलप हैं और किस प्रकार का उसका एटीट्यूड है, उसके बारे में वो बताता है। और ये जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, इसका जो टारगेट क्या है, प्रोफाइल ऑफ द ग्रेजुएट रीच थ्रू द पीएसओ, मतलब ये हमारा टारगेट है। और पीएसओ अभी यदि हम बात करें तो प्रोग्राम आजकल जो है, यू मस्ट बी नोइंग दैट यूजीसी हैज आल्सो डिफाइंड प्रोग्राम ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने अपने कुछ प्रोग्राम्स के लिए ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। इसी तरीके से नेशनल एनबीए, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जो कि ज्यादातर एक्रेडिटेशन फॉर टेक्निकल कोर्सेज, मैनेजमेंट कोर्सेज, उनके एक्रेडिटेशन के ऊपर काम करता है। उन्होंने भी 12 प्रकार के ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है। और डिफाइनिंग ऑफ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइटिंग ऑफ योर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो यूजीसी ने जैसे 16 टाइप के बताए हैं, उसी तरीके से एनबीए ने 12 प्रकार के बताए हैं। वो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स उनके टेक्निकल कोर्सेज से रिलेटेड हैं, जबकि यूजीसी के कॉमन होते हैं। तो इन सबको यदि हम जब तक ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स डिजाइन नहीं कर पाते। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स मतलब क्या? कैन एनीवन विल गिव मी आंसर? व्हाट मैडम? ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या? सिंपल क्वेश्चन कि आपसे जो ग्रेजुएट हुआ है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब क्योंकि प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम क्या है, दे आर शॉर्ट आउटकम्स हैं एट द पॉइंट ऑफ ग्रेजुएशन, डिस्क्राइबिंग व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड विल बी एबल टू परफॉर्म, वी कॉल इट एट्रीब्यूट। दैट मीन्स, अब एक छोटा सा लेते हैं कि एबिलिटी टू अक्वायर एंड अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट। जो भी वो विषय है, उस विषय के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में जानकारी होगी और उन प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई कर पाएगा। कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मतलब उसके अंदर भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। देन अप्लाई इथिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब सोशल उसमें भी होना चाहिए, क्वालिटीज होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज की क्वालिटी होना चाहिए, सोशल क्वालिटीज होना चाहिए। देन एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इन स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ डिसिप्लिन, तो जो भी विषय वो ले रहा है उस विषय से संबंधित विषय का ज्ञान होना चाहिए उसको। उसको अपनी कॉमन है कॉम्पिटेंसीज, मतलब लैंग्वेज कम्युनिकेशन इफेक्टिवली होना चाहिए उसका। उसमें सोसाइटी के प्रति कंसर्न होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, तो एथिकल कंसर्न भी होना चाहिए। देन टेक्निकल कॉम्पिटेंसी मतलब उसमें स्किल्स भी होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अवर ग्रेजुएट? कैन एनीवन विल गिव मी आंसर? क्या कारण है कि हमारे ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे प्लेस नहीं हो पा रहे हैं? स्किल सेट की भारत, कमी, स्किल सेट की कमी, सॉरी स्किल सेट की कमी है। जो स्किल्स की कमी है, कौन सी स्किल्स की कमी है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया? इंडस्ट्री एप्लीकेबल स्किल जो चाहिए। इंडस्ट्री एप्लीकेबल स्किल्स मींस व्हाट? एज ए टीचर यू नो, हमको उसको डिफाइन करने आना चाहिए। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैम सोशल वर्क। सोशल वर्क पढ़ाते हैं, ओके। तो आपके सोशल वर्क में क्यों प्लेसमेंट का क्या रीजन है, क्यों प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है? मैडम उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लगता है वो ऐसा है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस जिस तरह से डिजाइन हुआ है और जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है या जो सोसाइटी की डिमांड है उसके हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे उतनी अच्छी से। यानी जो आजकल का जो सिनेरियो है वो सिनेरियो ऐसा हो गया है कि हर दिन चेंजेस हो रहे हैं, बस उस हिसाब से हमारे सिलेबस उतने अपडेटेड नहीं हो पा रहे। और दूसरा एक है स्टूडेंट का स्किल की कमी। उसमें सबसे ज्यादा टीचर्स का ही रोल रहता है कि वो शायद इतनी अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे अपने आप को। वंडरफुल वंडरफुल एनालिसिस सर। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा करिकुलम है वो प्रेजेंट नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। एम आई राइट?
जो हमारा अपग्रेडेड करिकुलम नहीं है वो भी एक रीजन हो सकता है। हम जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं, उसमें हम कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे बच्चों में रिक्विजिट स्किल्स मतलब रिक्विजिट क्वालिटीज हम उसमें डेवलप कर पाए। दूसरी बात, वो जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका वो एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे। मेजोरिटी ऑफ जो हमारे हायर एजुकेशन के सिलेबस हैं उसमें थियोरिटिकल कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन हम उसमें एप्लीकेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे उसको अप्लाई करके एनालिसिस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसी के ऊपर मैं डिपिक्ट करूंगी कि हम किस प्रकार से अपने प्रोग्राम्स के अंदर बच्चों को कैसे डिजाइन करें, कैसे डिलीवरी करें, कैसे हम असेसमेंट करें जिससे बच्चों में रिक्विजिट क्वालिटीज को डेवलप हम उनमें कर पाए। तो ये जो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स हैं ये क्या हैं? ये बेसिकली वो आउटकम्स हैं जो कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट का ज्ञान, उसके अंदर लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज, उसमें सोसाइटल और एथिकल कंसर्न और उसमें स्किल्स के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम ability to identify, formulate problems and find solution based on a systematic approach। एक उसमें होना, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसमें भाषा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, सोसाइटी का कंसर्न होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, प्लस डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज होना चाहिए। वो किसके थ्रू आती है? जब हम उसके अंदर एक रिसर्च की क्वालिटी डालते हैं कि हम समस्या को समझे, समस्या का वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान खोजे, एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करे, तो ऑफ कोर्स उसमें रिसर्च से संबंधित क्वालिटीज भी होना चाहिए। देन एक और जो इम्पोर्टेंट है कि एबिलिटी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च ऑन करंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन ए चूजन फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब उसमें जो कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति, यदि हम किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे आज हम एज ए टीचर्स के सामने एक चैलेंज है कि हमारे ग्रेजुएट्स में वो क्वालिटी डेवलप नहीं हो पा रही जो हमको उनमें डेवलप करना चाहिए थी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हमको करंट इश्यूज को देखना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगी और उसके ऊपर हमको सुधारने की प्रयास करना होंगे। तो एक रिसर्च की एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, प्लस लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कैपेबिलिटीज भी जब तक हमारे ग्रेजुएट्स में नहीं होंगी तब तक वो अपने वर्क प्लेस की या डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। So in that manner, I can say that they should have a knowledge, they should have a right attitude and attribute, they should have a good communication skill, they should have a good research quality, as well as they should become lifelong learner. So these 6 types of graduate attributes, you all agree with me, आप सभी मेरे साथ एग्री होंगे कि ये 6 प्रकार के रिसर्च एट्रीब्यूट, 6 प्रकार के एट्रीब्यूट्स तो हर ग्रेजुएट में होना ही चाहिए। और यही जो क्वालिटीज है ये क्या कहलाती है? These all are called the graduate attributes। अब ये ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को हम किस प्रकार से अचीव करेंगे? ऑफ कोर्स वी कैन अचीव दिस ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। इन सारे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को हम कैसे अचीव करेंगे? थ्रू आवर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के द्वारा हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो दिस ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स इज ए फॉर्म ए सेट ऑफ इंडिविजुअली असेसेबल आउटकम्स that are the component indicative of the graduate postgraduate potential to acquire competency to practice at the appropriate level। मतलब किसी भी छात्र का वो पोटेंशियल कैपेबिलिटीज हैं, वो कैपेबिलिटीज को एक्वायर कर पाए, एक लेवल के ऊपर अपनी कैपेबिलिटीज को डिपिक्ट कर पाए। सो वी कॉल इट ग्रेजुएट एट्रीब्यूट। देखिए अब मैं आपके सामने जो यूजीसी ने डिफाइन किए हुए हैं वो 16 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है डोमेन डिपेंडेंट। डोमेन डिपेंडेंट का मतलब होता है कि उसने जिस भी फील्ड में एडमिशन लिया है, जैसे सर ने बोला सोशल वर्क का स्टूडेंट है या बीएससी साइंस का स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है, एजुकेशन का स्टूडेंट, जो भी उसने डिसिप्लिन में एडमिशन लिया है, दैट एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डिसिप्लिनरी डोमेन डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। दैट इज डिसिप्लिनरी नॉलेज, मतलब जो भी विषय में उसने प्रवेश लिया है उस विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, उस विषय से संबंधित उसकी थिंकिंग क्रिटिकल होना चाहिए। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस विषय से संबंधित जो भी समस्याएं उसके सामने आती है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज होना चाहिए। उसमें एनालिटिकल और रीजनिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। देन रिसर्च रिलेटेड स्किल्स भी होना चाहिए जो कि कहलाते हैं हमारे डोमेन डिपेंडेंट। अब डोमेन इंडिपेंडेंट मतलब कि वो कोई भी विषय में प्रवेश ले लेकिन उसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। डू यू एग्री विथ मी? देन ही शुड हैव ए कोऑपरेशन और टीम वर्क, उसके अंदर लोगों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता होना चाहिए। देन उसमें साइंटिफिक रीजनिंग होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होना चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉम्पिटेंसी के लिए
इंफॉर्मेशन या डिजिटल लिटरेसी होना जरूरी है। देन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, खुद अपने आप से सीखने की क्षमता होना चाहिए। देन वी हैव वेराइटी ऑफ कल्चर्स, तो मल्टी कल्चरल कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए। देन मॉरल एंड इथिकल अवेयरनेस होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रीडरशिप रेडीनेस क्वालिटीज होना चाहिए, एज वेल एज लाइफ लॉन्ग लर्नर भी होना चाहिए। ये सारे जो हैं वो कौन से हैं, ये डोमेन इंडिपेंडेंट है, वो चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो सोशल वर्क का हो, एनी सब्जेक्ट, फाइन आर्ट्स हो, इनफैक्ट सब में उसके अंदर ये जो डोमेन इंडिपेंडेंट है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को, इनको हमको अपने प्रोग्राम के थ्रू अचीव करना बहुत जरूरी होता है। सो वी हैव टू कैटेगरी, domain dependent or domain independent. Ultimately, these all are graduate attributes which we have to achieve through our program specific outcomes only. Okay? So, program specific outcomes बनाते समय हमारे पास में program specific criteria हमको पता होना चाहिए। तो program criteria provide the specificity needed for interpretation of the bachelor level criteria as applicable to a given discipline. जो भी डिसिप्लिन है उसके ऊपर बैचलर लेवल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, कौन कौन सी कोर्स होना चाहिए, उसका हमको डिसाइड करना होता है। Requirements stipulated in the program criteria are limited to the areas of curricular topics and faculty qualification expertise. जैसे यदि हम बीएड का प्रोग्राम चला रहे हैं, अब बीएड का प्रोग्राम काय के लिए है, बीएड का प्रोग्राम का बेसिक पर्पस क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर्स, मतलब वो टीचर्स जो कि सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ा सके। तो उस यदि हम बीएड का प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज होना चाहिए, तो जो सेकेंडरी स्कूल का टीचर है उसको एजुकेशन की फिलोसॉफी के बारे में पता होना चाहिए, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। देन चाइल्ड साइकोलॉजी, वी कॉल इट एजुकेशनल साइकोलॉजी, पता होना चाहिए। कौन से विषय को कैसे पढ़ाया जाए उसकी पेडागोजी का उसको ज्ञान होना चाहिए। देन अदर एजुकेशन टॉपिक नेसेसरी टू डेवलप विषय से डिसिप्लिन अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो बीएड से विषय संबंधित जो डिसिप्लिन है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड रिक्विजिट स्किल्स फॉर फ्यूचर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, आगे भविष्य के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर प्रोफेशनल जो स्किल्स की जरूरत है उसको भी डेवलप करना जरूरी होता है। तो ये जो प्रोग्राम स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, इस प्रोग्राम स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे आप अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो था आप कैसे अपना विजन डिसाइड करें, कैसे अपना मिशन डिसाइड कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोग्राम आउटकम्स बना सकते हैं और कैसे अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम का बेस क्या होता है, इसका बेस है आपके ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। एंड व्हाट दिस ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स का सिंपल सा मतलब है कि कौन कौन सी क्वालिटी ग्रेजुएट शुड पॉजेस। ओके, फिर आता है जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है कोर्सेज, वी कॉल इट लर्निंग आउटकम्स और कोर्स आउटकम। तो ये लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, लर्निंग आउटकम्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट अ लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू नो, अंडरस्टैंड एंड टू बी डिमॉन्स्ट्रेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब सीखने की एक प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद छात्र कौन से तरीके का नॉलेज, किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग और किस प्रकार की कैपेबिलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएगा। और अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग कौन सी हो सकती है, एक लेक्चर भी हो सकता है, आपका एक मॉड्यूल भी हो सकता है और आपका एक एंटायर प्रोग्राम भी हो सकता है। ओके, तो जो कोर्स या लर्निंग आउटकम है एज ए टीचर हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, यदि आपने अभी यूनिवर्सिटी का, इफ यू आर वर्किंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या नागपुर यूनिवर्सिटी में भी होंगे तो आपने अपने सिलेबस में देखा होगा कि आपको सबसे पहले बोला जा रहा है कि आप अपने कोर्स आउटकम्स डिजाइन करो। ये सभी टीचर्स को बोला गया होगा, शायद आप लोगों ने डिजाइन भी किए होंगे। तो ये कोर्स आउटकम क्या है, कोर्स आउटकम मतलब जो भी कोर्स आप पढ़ा रहे हो वो कोर्स को पढ़ाने के बाद छात्र में कौन सी क्षमताओं का विकास आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो क्या कर पाएगा, वो कौन सी कैपेबिलिटीज को शो कर पाएगा, उसको कौन से विषय का नॉलेज होगा, इस पर फोकस करते हैं। तो लर्निंग आउटकम या कोर्स आउटकम मेनली फोकस ऑन व्हाट द लर्नर हैज अचीव्ड रादर देन द इंटेंशन ऑफ द टीचर, बिकॉज जो लर्निंग आउटकम्स बना रहे हैं वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, छात्र के ऊपर है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू डिजाइन कर रहे हैं तो आपका फोकस क्या है कि मेरा छात्र मुझसे पढ़ने के बाद कौन सी क्षमताएं शो कर पाएगा, व्हाट द लर्नर कैन डिमॉन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटी। तो दो चीजें हैं कि हमारा फोकस कहाँ पर है, लर्नर के ऊपर है इंस्टेड ऑफ इंटेंशन ऑफ द टीचर, और लर्नर में कौन सी क्षमताओं का विकास होगा लर्निंग हमसे सीखने के बाद।
So these all are the, we call it learning outcome. Then learning outcome, why use we learning outcome? That is the focus of intended learning outcome. तो instructional intent मतलब what will I teach, जब मैं क्या पढ़ाऊं. Then how will I teach, मैं कैसे पढ़ाऊं, direction of instruction, and guidelines for evaluation also देता है कि how will I know students have learned. तो ये जो तीनों हैं वो एक ही लर्निंग आउटकम के थ्रू हमको डायरेक्शन मिलता है कि मैं क्या पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, और उनको कैसे जानूं कि मेरे छात्रों ने ये मुझसे सीखा कि नहीं सीखा. ओके, सो अभी मैं आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन करती हूँ कि यदि मैं आपको बोलती हूँ कि चलिए आपको पढ़ाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि आपको पढ़ाना है, आप मुझसे क्या पूछेंगे? कौन सा टॉपिक लेना है? क्या पढ़ाना है मुझे? यस, क्या पढ़ाना है, और क्या पूछेंगे? मैंने बोला चलिए बायोलॉजी. यस प्लीज. स्टूडेंट किसको पढ़ाना है, कौन से स्टूडेंट, किसको पढ़ाना है, किस लेवल को पढ़ाना है, किस लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, और क्या पूछेंगे आप? कैसे पढ़ाना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पीपीटी. यस, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं. उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हम अपने लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल आई टीच. सपोज करो मैंने आपको बोला कि आपको बायोलॉजी पढ़ाना है, आपको बोला आपको 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, तो इमीडिएटली आपका क्या होगा, आप उस प्रकार से करिकुलम को डिजाइन करेंगे. देन आपने जो करिकुलम डिजाइन किया उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन, लेट अस गो फॉर द ऑफलाइन मोड होंगे कि चलिए मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है और मैंने एक डिजाइन किया कि सेल स्ट्रक्चर मुझे उनको पढ़ाना है. ठीक है, देन आपके पास में दिमाग में आएगा कि इस सेल स्ट्रक्चर को मैं कैसे पढ़ाऊं. ये कब आएगा? सबसे पहला जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं मेरे बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊं, तो जिससे मेरे बच्चे इसको पढ़ने के बाद उनमें क्या क्वालिटी डेवलप होगी. सेल को पढ़ाएंगे यदि, तो सेल पढ़ने से उनमें क्या होगा? सबसे पहले मैडम सबसे पहले उनको टीचिंग मेथड्स के बारे में बताना पड़ेगा ना. जैसे सपोज अगर सेल स्ट्रक्चर पढ़ाना है तो मुझे प्लांट्स का सेल पढ़ाना है या ह्यूमन का, तो प्लांट को ले जाके अपने को माइक्रोस्कोप. यस फाइन, वेरी फाइन, ये आपका कंटेंट हुआ. ठीक है, कंटेंट को आपको डिलीवरी भी आपको दिखाना है, लेकिन आप अपने बच्चों से सबसे पहले आपको ये करना समझना पड़ेगा. अब ये आपका क्या हुआ, ये टीचर्स पर्सपेक्टिव हुआ. इसको हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में देखें तो 5वीं क्लास के बच्चा है, उसको मुझे सेल पढ़ाना है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा क्या समझ पाए आपसे, किस लेवल पे आप उसको सिखाना चाहेंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल. पहले तो मैं स्टूडेंट से पूछूंगा कि आप सेल के बारे में जानते हैं क्या, फिर उसको नए नए मॉडल्स बताऊंगा कि सेल कैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो क्या वर्क करता, और अगर उसके मॉडल बता सके अपन या पीपीटी उसको बता सके तो उससे शायद वो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा. आप चाहते क्या है कि आपका बच्चा आपसे सीखने के बाद क्या बता पाए? सेल का पूरा स्ट्रक्चर बता पाए. यस, आपका एक है, आपका इंटेंट क्या हुआ यहाँ पर कि मुझसे पढ़ने के बाद छात्र सेल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसको समझ पाए. एम आई राइट? ये आप चाहते हैं ना. इसी के लिए आप क्या कर रहे हैं, यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपका छात्र सेल को समझ पाए, ठीक है, ह्यूमन सेल समझ पाए या प्लांट सेल को समझ पाए, एनिमल सेल या प्लांट सेल समझ पाए, तो आपने क्या किया, उसके बेसिस पर आपने ये दिया कि आपका छात्र प्लांट सेल को एक तो डिफाइन कर पाएगा, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को समझ पाएगा, प्लांट सेल के फंक्शंस को बता पाएगा, प्लांट सेल की प्रोसेस समझ पाएगा. तो ये सब क्या हुए, ये सब क्या है, हमारे लर्निंग आउटकम. और इसके आधार पर आप क्या करोगे, डिफाइन कर पाएगा तो आप बहुत सारी डेफिनेशन डिसाइड करोगे, उसके बाद आप उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंटेंट को अरेंज करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको कैसे बेस्ट तरीके से मैं समझा पाऊँ वैसे आप स्ट्रैटेजी डिसाइड करोगे. देन उसने वाकई में आया कि नहीं आया, उसके बेसिस पर आप असेसमेंट भी डिसाइड करोगे. तो लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम वो स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि मुझसे सीखने के बाद
मेरे छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, मेरा छात्र कौन सी क्वालिटी को डिपिक्ट कर पाएगा, उसमें कौन से एटीट्यूड चेंज होंगे, उसमें कौन सी स्किल चेंज होगी जिससे वो सीख पाएगा, मतलब वो क्या परफॉर्म कर पाएगा, दैट इज अवर इंटेंट. So learning outcome is basically focus on intended learning outcomes. It gives us idea about what to teach, how to teach and what to assess. Clear हुआ आपको ये चीज? Let us move ahead. Okay. तो ये समझा क्या आपको सबको? We will discuss in the next session about this, how to design your learning outcome, keeping in mind the different Bloom's taxonomy as well as different assessment tools. Okay, so let us go ahead with this. So can anyone give me answer? Learning outcome क्या है? Can anyone give me course outcome या learning outcome क्या है? हमने जो पढ़ाया उसके बारे में रिजल्ट उसको एनालाइज कर सके बच्चे. और इसको और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, मतलब हमसे सीखने के बाद बच्चे में कौन सी चीज वो हमको बता पाएगा. ओके, सो बेसिकली लर्निंग आउटकम मतलब हमसे सीखने के बाद छात्र में कौन सी क्वालिटी विकसित होगी, वो कौन सी चीज को बता पाएगा, दैट इज कॉल्ड लर्निंग आउटकम. या एक यूनिट पढ़ने के बाद उसके अंदर वो उसमें से क्या सीख पाएगा या क्या वो चीज बता पाएगा, दैट इज कॉल्ड योर लर्निंग या कोर्स आउटकम. ओके, so we have explained at length about different terminology related with the outcome based education. Let us go ahead with a little bit about the outcome based accreditation. अब accreditation का मतलब होता है कि यदि आपने accreditation या NAAC के accreditation या NBA के accreditation को देखा होगा तो वो आपकी 3 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उनका, आपका पाठ्यक्रम, curriculum, what the student should be able to do, then your teaching learning process, how to make the student to achieve that outcome, and तीसरा होता है उनका assessment procedure, the how to measure what the student has achieved. तो यदि outcome based education इस accreditation के साथ related है तो curriculum, teaching learning process and assessment तीनों component को वो cover करता है. Okay, then you must have seen that 7 criteria, vision, program specific outcome, इन्हीं के बेसिस पर आपका पूरा का पूरा accreditation की प्रोसेस डील होती है. तो अब लेट अस फोकस ऑन कि जो मैंने आपको 5 स्टेटमेंट दिए, दैट इज कॉल्ड विजन, मिशन, प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम एंड कोर्स आउटकम. ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. कोर्स आउटकम मतलब क्या, वो जो कोर्सेज जो अलग अलग आप कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी, जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय को पढ़ाने के बाद छात्र में कौन सी चीजें वो जान पाएगा, कौन सी उसमें क्वालिटी डेवलप हो पाएगी. इंडिविजुअल विषय, वो इंडिविजुअल सारे इंडिविजुअल विषय मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं. वो प्रोग्राम मतलब उन सारे विषयों से मिले हुए कौन सी क्वालिटी उसमें डेवलप होगी, कौन कौन से एट्रीब्यूट डेवलप होंगे, वो हमारा कहलाता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. दिस प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम इज लिंक्ड विद योर ग्रेजुएट एट्रीब्यूट. देन इन सब प्रोग्राम मतलब ग्रेजुएट होने के 2-3 साल बाद उसमें कौन कौन सी क्वालिटी डेवलप होंगी, वी कॉल इट प्रोग्राम आउटकम. एंड ये प्रोग्राम आउटकम इज लिंक्ड विद द मिशन एंड विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट. ओके, सो सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि ये जो भी आपने आउटकम्स बनाए हैं उसके बारे में सारे स्टेक होल्डर्स को डिसेमिनेट होना जरूरी है. तो पब्लिशिंग एंड डिसेमिनेटिंग विजन एंड मिशन, प्रोग्राम आउटकम्स, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, कोर्स आउटकम, ये सबको डिसेमिनेट होना जरूरी है. So awareness to all stakeholders on the defined vision and mission, program outcomes, program specific outcome and course outcome. फिर पब्लिशिंग ऑन वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर ये लिखे होना चाहिए, करिकुलम बुक्स पे भी होना चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड्स भी आपको लगाना जरूरी है. टू मेक एंड वर्कशॉप्स होना चाहिए फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स की पीरियोडिकली, जिससे उनको समझ में आएगा कि इस कोर्स में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. It gives guidelines to the student also, it gives guidelines to the teachers also, it gives guidelines to the other stakeholders also, employers को भी ये बताते हैं.
It prepares stakeholder to reinforce with the activities, achievement and vision of the और मिशन, जो भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, आप कैसे ग्रेजुएट प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके बारे में ये जानकारी देता है। इसलिए इस सारे जो आप स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं, इनका डिसेमिनेशन होना बहुत जरूरी है। देन देयर मस्ट बी अ कंसिस्टेंसी बिटवीन प्रोग्राम आउटकम एंड मिशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कहें कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनका प्रोफेशनल करियर भी होना चाहिए। टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अंडरग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। तो उस तरीके के आपका मिशन और विजन के साथ साथ प्रोग्राम आउटकम्स लिंक होना चाहिए। देन एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ में दिखाना चाहूंगी कि कैसे हमारा विजन, मिशन एंड प्रोग्राम आउटकम लिंक्ड होते हैं। सपोज करो कोई एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या कोई एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी रन कर रही है, तो उस या कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो उसने एक विजन फ्रेम किया है कि टू बी अ लीडिंग यूनिवर्सिटी फॉर क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग ऑफ नॉलेज वर्कर्स फॉर नेशन बिल्डिंग एंड प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट टू द नेशनल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कोई ना कोई टेक्निकल कोर्सेज चलाती है। देन उसका विजन उसने ये बनाया है कि टू सपोर्ट द नेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। देन उसका जो मिशन होगा टू प्रोड्यूस मल्टी स्किल ग्रेजुएट्स who are able to spearhead nation building in the information age, to provide opportunity and resources for academic and researchers to carry out the state of art research and development work। क्योंकि एक उसका मिशन क्या है, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड प्रिजर्वेशन, तो उसके लिए उसके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी देना होगी। देन to support the growth of nationwide ICT industry through provision of continuous professional development of knowledge, that means to support the nation development through टेक्नोलॉजी। अब ये हमारे मिशन है। इस मिशन के लिए हमने प्रोग्राम आउटकम्स देखिए, टू डेवलप हाईली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स स्पेशलाइज्ड इन द एरिया ऑफ फिजिकल साइंसेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सपोर्ट टू द रिलेटेड इंडस्ट्री। उस तरीके के प्रोग्राम है जो कि टेक्नोलॉजी के सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाले हैं। टू प्रोड्यूस इनोवेटिव टेक्निकल लीडर्स दैट आर एबल टू कंट्रीब्यूट मटेरियल साइंसेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से ये आपके प्रोग्राम आउटकम्स हैं। ये प्रोग्राम आउटकम किसके साथ लिंक्ड है, मिशन के साथ लिंक्ड है। मिशन इज लिंक्ड विथ योर विजन। तो इस तरीके से देयर मस्ट बी अ कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूअस लिंकिंग बिटवीन विजन, मिशन एंड प्रोग्राम आउटकम्स। Similarly, these program outcomes should be linked with your program specific outcomes. Program outcome means the attribute quality which a graduate show after 2-3 years of completion of the course. Then course immediately course completion में कौन कौन सी उसमें graduate attributes या quality उसमें develop हुई हैं, उसके बारे में बताता है। ठीक है। Then these program specific outcomes are always linked with your ग्रेजुएट एट्रीब्यूट। जो मैंने आपको 16 टाइप के ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बताए, जनरली यूजीसी ने डिक्लेयर किए हैं, उनके आधार पर हम अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स को हमको डिजाइन करना होता है। देन हर एक कोर्स या मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, वो उसके साथ क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप मैंने मॉड्यूल या सब्जेक्ट या कोर्स जिसको हम बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वॉट एवर यू से, फिजिक्स, ज्योग्राफी, वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव चूजन फॉर योर प्रोग्राम, दिस ऑल आर द देयर मस्ट बी अ लिंक बिटवीन program courses with the different subjects. Okay, then how these program specific outcomes contributed your courses। जैसे आपके पास कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज होंगे, कुछ थ्योरी कोर्सेज होंगे, कुछ एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज होंगे, कोई स्पेशल स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज होंगे। तो वो कोर्सेज आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम को किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके हमको मैपिंग करना आना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन डेवलप कोर्सेज, कोर्स आउटकम, और कोर्स आउटकम की थ्रू हम प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम को लिंक कर सकते हैं। देन यदि हम यूजीसी का सिलेबस यदि आप देखोगे तो आपको कोई भी यू कैन गो टू यूजीसी वेबसाइट एंड सी द यूजीसी रिकमेंडेड सिलेबस, और जो प्रोग्राम के उन्होंने डाले हैं, तो उसमें कौन कौन से आजकल डाले हैं कि कोर कोर्सेज। तो कोर कोर्सेज मतलब क्या, वो कोर्सेज जो कि कंपल्सरीली हर छात्र को पढ़ना जरूरी होता है। देन दे हैव गिवन अ टर्म एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, मतलब वो कोर्सेज जो कि कंपल्सरी हैं, वो हर छात्र की एबिलिटी को इन्हांस करने वाले हैं। देन
skill enhancement courses like computer skills enhancement, communication skill enhancement, or other type of skill development courses that we call skill enhancement courses. Then elective discipline specific courses, जैसे मैंने आपको बताया कि elective courses जो हम लेते हैं. Then generic elective courses, मतलब वो courses, क्योंकि आजकल आपको पता है कि UGC ने बोला है कि आपको 40% courses generic elective वाले आपके प्रोग्राम में डालना है. मतलब छात्र चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग द लर्निंग द म्यूजिक, ही कैन earn certain credit from the music and you can show in your program also. तो वो जो है, जो कि स्वयं के थ्रू पढ़ सकता है, ऑनलाइन पढ़ सकता है, या अदर इंस्टीट्यूट से भी सीख करके आ सकता है. क्योंकि आपने देखा होगा यदि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक क्रेडिट ट्रांसफर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाते समय क्रेडिट ट्रांसफर की पॉलिसी के लिए. तो ये क्रेडिट ट्रांसफर कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप अपने कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन करेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा. और उसमें वो कोर्सेज जैसे सोशल वर्क है, तो सोशल वर्क के अंदर जो कंपलसरी कंपोनेंट है जिसके थ्रू वो सोशल वर्क के डिसिप्लिन में ट्रेंड हो पाएगा, वो कोर्सेज आपको डालना जरूरी है. उससे रिलेटेड स्किल्स के कोर्सेज आपको डालना जरूरी है. इसके साथ साथ जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे सोशल वर्क के सब्जेक्ट आप डालें. कुछ कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं जेनरिक इलेक्टिव, जो कि बच्चे की चॉइस के ऊपर हम उसको डाल सकते हैं, या ओपन इलेक्टिव पर डाल सकते हैं. सपोज करो कि मान लो कि सोशल वर्क का स्टूडेंट है, उसको कुछ स्टैटिस्टिक्स एडवांस पढ़ना है, तो ही कैन गो टू दैट इंस्टीट्यूट एंड लर्न एडवांस स्टैटिस्टिक्स, जो कि उसके सोशल वर्क प्रोफेशन में भी काम आ सकती है. या वो इंटरेस्टेड है कि उसको कुछ म्यूजिक से रिलेटेड कोई कोर्स करना है या कोई साइंस का कोर्स करना है, तो ही कैन अर्न सर्टेन क्रेडिट एंड दैट वी कॉल इलेक्टिव जेनरिक. ये आपके यूजीसी के करिकुलम में आपको दिखाई देगा. देन देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. जब भी आप अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या डालना है? आपको आपके थ्योरेटिकल कोर्सेज डालना है, आपको प्रैक्टिकल के कोर्सेज लेना है, प्लस आपको इंटर्नशिप को एक कंपलसरी कंपोनेंट के रूप में लेना है, प्लस आपको कुछ प्रोजेक्ट भी देना है बच्चों को, ग्रुप प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वी वांट टीम लीडर्स, वी वांट द स्टूडेंट टू बी कैपेबल टू वर्क इन सोसाइटी. देन for that you need to focus on community outreach activities also. So not only theoretical courses, you should include theory, whatever the subject is there, उसमें कुछ ना कुछ practical component डालिए. Practical component basically application of theory. Then you should provide opportunity for project also. You should provide opportunity for internship training, field training जिसको हम बोलते हैं. Then you should provide opportunity for the student to work in the सोसाइटी आउटरीच एक्टिविटीज, जिसको हम कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज भी बोलते हैं. तो ये सारा जब आप आपके करिकुलम के अंदर डालेंगे, तभी आपके बीच में बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होगा. as we have already discussed कि our graduates do not possess employability skill. The very simple reason is that कि right now हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं? केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं. लेकिन जब हम उनको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और कम्युनिटी एक्टिविटीज देना शुरू करेंगे, तो ऑफ कोर्स सर्टेन क्वालिटीज उनमें डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाती है. देन इसके साथ साथ जब आप डिजाइन करिकुलम करते हो, तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजीज बताना भी जरूरी है. मतलब आप उस कोर्स को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आप उनके इंटरेक्टिव लेक्चर लेंगे या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मतलब कौन सी ट्रांजेक्शनल, कौन सी पेडागोजी का आप यूज करेंगे, डिस्कशन करेंगे केस स्टडी के रूप में, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, पैनल इंटरेक्शन करेंगे, सेमिनार के थ्रू करेंगे, कोऑपरेटिव टीचिंग और टीम टीचिंग करेंगे. ये सारी चीजें आपको हर यूनिट के हिसाब से डिजाइन करना जरूरी होता है. क्योंकि जब भी हम अपने कोर्सेज को बनाते हैं, तो कोर्सेज के साथ में उस कोर्स को किस माध्यम से आप पढ़ाएंगे, यदि आप उसको पहले से डिसाइड कर लेंगे, तो इट विल बी अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टीचर टू फॉलो दैट गाइडलाइन. उसमें माइनर चेंजेस आप कर सकते हैं, लेकिन यदि सारे टीचर्स मिलकर के इस तरीके का ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजीज अपने करिकुलम में डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली छात्रों को भी पता रहता है कि उनको क्या उसमें करना है. करिकुलम का कौन सा पार्ट हम प्रोजेक्ट के रूप में करेंगे, कौन सा पार्ट हम किस तरीके से करेंगे, ये हमको कहलाता है डिजाइनिंग ऑफ योर ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजी, और वी कैन से दैट व्हिच पेडागोजी यू विल यूज टू डिलीवर अ पर्टिकुलर कंटेंट. ओके, सो right now we have discussed at length about
outcome based education curriculum designing, that we have discussed at length about mission statement, vision statement, program outcome, program specific outcome, course outcomes, then how to design, what are the components of a curriculum should be, and how to design that curriculum. So thank you so much. I think it is a time to discuss. If you have any queries, you can ask me. थैंक यू सो मच मैडम. फ्रेंड्स, कुछ पूछना है तो आप पूछिए, हिंदी में भी पूछ सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. In fact, they can ask me in Marathi also. I can understand येस Marathi. येस येस मॅडम, मराठीत पण विचारू शकता. आपका प्रेजेंटेशन मैडम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है अलोंग विथ योर डिस्कशन इंटरमिटेंट जो आप करते हैं, तो आई थिंक कुछ क्वेरी तो नहीं होगी. Okay. नो क्वेश्चंस? मॅम हाँ सर बोलिए. Yeah, please. मॅम स्टुडंटमध्ये लीडरशिप डेव्हलप करण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो? Great. बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका. यदि आपको बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करना है तो सबसे अच्छा है, जो मैं अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी भी, हमको उनको प्रोजेक्ट देना जरूरी है. ग्रुप प्रोजेक्ट आप दीजिए जिससे वो टीम में काम करेंगे, और जब वो टीम में काम करते हैं तो आपको इजीली मालूम होगा कि उनमें वो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो रही है कि नहीं. क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, हम उनको केवल खुद पढ़ाते हैं, हम उनमें खुद को सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत रेयरली दे पाते हैं. तो बेस्ट सजेशन इज गिव देम प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट. इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी दीजिए और उनको ग्रुप प्रोजेक्ट भी दीजिए, प्लस कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटी उनसे हम करवा सकते हैं. तो उसके थ्रू हम उनमें ये लीडरशिप की क्वालिटी इजीली डेवलप होती है. एनी मोर क्वेश्चन? प्रीति मैडम, आई थिंक Yes. इट्स 12:30. तो अभी जी हम मैम. नेक्स्ट सेशन कितने बजे शुरू करेंगे? 1:30 मैडम, 1 घंटा इनका लंच ब्रेक है. 1:30 से 3 दूसरा सेशन है. ओके. तो मैं तो 1:15 कल लिंक ऐसे शुरू. हाँ हाँ, आपको कुछ हाँ. मीटिंग वगैरह है? मैं थोड़ा सा जल्दी चाह रही थी. यदि अच्छा. आप इसको आधा घंटे का ब्रेक दें तो पॉसिबल होगा क्या, लंच ब्रेक? हाँ मैम, आज के दिन हम एडजस्ट कर लेंगे. पार्टिसिपेंट्स आपको चलेगा आज के दिन आधे घंटे का लंच ब्रेक? यस मैम. हाँ चलेगा. यस. ठीक है, तो अपन 1 बजे शुरू करते हैं फिर. ओके मैम. So we'll join at 1 o'clock. और तब Yeah. अभी जो I'll give you some idea कि मैं अगले वाले इसमें आपको डिजाइनिंग ऑफ आउटकम बेस्ड असेसमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि आपके कोर्स आउटकम डिजाइन करना और उसी के साथ साथ उसी पर बेस्ड असेसमेंट की स्ट्रेटजीज हम कैसे डिजाइन करेंगे. So thank you so much for patient hearing. We'll join at 1 o'clock. ठीक है? Yes ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Participants, I'm ending the meeting. I'll start meeting at 12:45. You will please join by 1 o'clock sharp. Thank you.